हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और यहाँ पर हम उसमें इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, और ये जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं उनके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इन एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो उसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर। नॉर्मली एक इंडिकेटर क्या होता है? जनरली स्पीकिंग इंडिकेटर क्या होता है? जो हमें कुछ इंडिकेट करें। ठीक है, जैसे आप जब रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, अगर वो सभी ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो पर्टिकुलर कलर के होते हैं, और ग्रीन लाइट है तो आपको मालूम है क्या करना है, येलो कलर का लाइट है, रेड कलर का लाइट है, सब कुछ हमें इंडिकेट कर रहे हैं, वो कलर से इंडिकेट हो जाता है कि हमें क्या एक्शन लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री में एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर जस्ट डाइज, मतलब ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कलर्स होते हैं, जो एसिड और बेसिक सब्सटेंस में अपने कलर को चेंज करते हैं। और वो कलर जो चेंज हो रहा है उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सब्सटेंस था वो एसिड था या फिर ये क्या था, बेस था। तो यहाँ पे जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं हमें जो हमें पढ़ने हैं, वो हैं हमारे पास में लिटमस। ठीक है, लिटमस पढ़ना है हमें, मिथाइल ऑरेंज पढ़ना है, और फिनोप्थलीन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि इसका जो न्यूट्रल कलर है वो पर्पल होता है। और इसको हम ऑब्टेन करते हैं एक प्लांट से जिसको बोलते हैं लिट लाइकेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइकेन। और ये जो प्लांट है वो प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो डिवीज़न थैलोफाइटा है प्लांट किंगडम का, उससे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं हम लोग। तो लिटमस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर से रेड हो जाता है। ठीक है, लिटमस का क्या कलर चेंज आता है? ये चेंज हो जाता है ब्लू से रेड में। ठीक है, और बेस में क्या चेंज आता है? ये रेड से ब्लू में आ जाता है। समझ गए आप? अब लिटमस को हम दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसको पेपर के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, तो लिटमस पेपर आता है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो चेंज आ रहा है वो हमने आपको बताया। क्या चेंज आता है कि जो एसिड्स होते हैं उनमें ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है, चाहे पेपर हो या फिर सॉल्यूशन हो। और जो बेसिस होते हैं उनमें जो रेड है लिटमस वो ब्लू में चेंज हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। दूसरा जो हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज जो है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है ऑरेंज। ठीक है, अब जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये रेड कलर शो करता है। ठीक है, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये येलो कलर शो करता है। तो इसका जो कलर चेंज हो रहा है, ऑरेंज से रेड हो रहा है एसिडिक सॉल्यूशंस में, और ऑरेंज से येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, तो हमें पता चल जाएगा, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का जो न्यूट्रल कलर है वो कलरलेस होता है। ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहता है। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का चेंज हो जाता है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो इंडिकेटर्स जिनके स्मेल में चेंज आता है। ठीक है, दोज सब्सटेंसेज हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और इन बेसिक सॉल्यूशंस, उनको हम बोलते हैं ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब ये जो ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं इनको समझिए। देखिए, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स
जो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वो है ऑनियन, ठीक है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट। तो ऑनियन जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक क्लॉथ स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे, मतलब ऐड करेंगे, जिसके के ऊपर आपने ऑनियन एक्सट्रैक्ट को अप्लाई कर दिया था, तो जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस हैं वो ऑनियन का जो स्मेल है वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन है दे डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियंस। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। इसी तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वनीला एक्सट्रैक्ट। तो वनीला एक्सट्रैक्ट क्या है, देखिए ये भी सेम, इसका भी रिजल्ट रहता है। बेसिक सोल्यूशन अगर है तो वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला, और एसिडिक सोल्यूशन है तो एसिडिक सोल्यूशन में जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब कि हम वनीला की स्मेल हमें पता चलता रहेगा, हम ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। तो ये तो हो गए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो एसिड्स में क्या कॉमन है, तो एक एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर डिसोशिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, और आयोनाइज होने के बाद में वो हाइड्रोजन आयंस बनाए। तो यहाँ पे हम कैसे इसको मेंशन करते हैं, H प्लस एक्वस आयंस, ठीक है, ये बोलते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करे उन वाटर में डिज़ोल्व करने पर, उसको हम बोलते हैं एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड AQ लिखा है क्योंकि इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो एक्वस फॉर्म आ गया। अब ये H प्लस एक्वस आयन और Cl माइनस एक्वस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो H प्लस आयन बन गया, इसका मतलब ये एसिड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें भी सेम ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनको हम क्या बोल रहे हैं, एसिड्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है लेकिन वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, समझिए। पहले आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। अब इसमें हाइड्रोजन है। दूसरा जो हमारा अल्कोहल है उसका भी फार्मूला देख लीजिए, C2H5OH, ये इथेनॉल है, कॉमन अल्कोहल है। तो अब इनके जो हाइड्रोजन है वो H प्लस आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। क्लियर है। तो जब H प्लस आयन्स नहीं फॉर्म होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कहाँ से आएगा। अब हम लोग बात करेंगे बेसिस के बारे में। तो बेसिस क्या हैं, वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम बेस कहते हैं। और जितने भी बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम आयन बना रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये बताता है कि ये क्या है, बेस है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग बेसिस के, जैसे आप देखिए NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये ब्रेक होगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक बेस हो गया है। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस है। तो ये हैं क्या सारे, ये सब के सब हैं बेसिस, ठीक है, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अभी कि जो बेसिस हैं ये बेसिस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है।
अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? ये इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि क्या ये जो बेस है वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, या फिर पार्शियली आयोनाइज होता है। अगर कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है इट मीन्स कि ज़्यादा OH माइनस आयन्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो कम OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी हिसाब से जो कंप्लीट आयोनाइज होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और जो पार्शियली आयोनाइजेशन होता है उसको हम वीक बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपने एग्जांपल देखे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेसिस में एग्जांपल जो हमने आपको बताए थे वो क्या है, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनका जो आयोनाइजेशन आप दिखाते हैं तो वो एक सिंगल हेड के एरो से दिखाते हैं, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। लेकिन जो वीक बेसिस होते हैं, जैसे अगर आपको दिखाना है NH4OH का आयोनाइजेशन, तो कैसे दिखाएंगे, NH4OH, ठीक है, एक्वस स्टेट में, तो यहाँ पे डबल हेडेड एरो बनेंगे, हाफ हेडेड एरो, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा NH4 प्लस एक्वस आयन प्लस OH माइनस एक्वस आयन, ठीक है। तो ये हो गया वीक बेस का आयोनाइजेशन। चलिए, सेम इसी टाइप से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो भी दो कैटेगरी में उनको हम डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। या फिर हम ये जो क्लासिफिकेशन है एसिड और बेसिस का, ये तो हम आयोनाइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे हमारा HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सभी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अपने आयन्स में। सब क्या बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं, ठीक है। एक्वस फॉर्म में सभी क्या बनाते हैं, H+ आयन इन एक्वस स्टेट। तो ये सब क्या हो गया, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइज हो रहे हैं। इसी तरीके से जो एसिड्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स में क्या एग्जांपल देंगे आप, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, तो ये वीकली आयोनाइज होता है, तो ये 2H+ आयन बनाता है एक्वस स्टेट में, और CO3 2 माइनस आयन कार्बोनेट आयन बनाता है एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो समझ गए आप लोग किस तरीके से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन आयोनाइजेशन हो रहा है। ये पार्शियल आयोनाइजेशन है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH, तो इसका भी पार्शियल आयोनाइज होता है। यहाँ पे एसीटेट आयन बनता है CH3COO माइनस एक्वस स्टेट में, और दूसरा आयन बनता है H+ एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो ये भी कैसा आयोनाइज्ड है, वीकली आयोनाइज्ड है, पार्शियली आयोनाइज्ड है, इसलिए वीक एसिड है। फिर यहाँ पे हम जो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं वो उनके सोर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन किया गया है। जैसे कि दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे को बोलते हैं मिनरल एसिड। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। ऑल नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स अभी हम आपको बताएंगे, मिनरल एसिड का भी समझ लेते हैं। मिनरल एसिड मैन मेड एसिड होते हैं जो कि लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स पहले ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल देखते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में आप देखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये एसिटिक एसिड किस में मिलता है हमें, ये मिलता है विनेगर में। किस में मिलता है, विनेगर। अब विनेगर को क्या बोलते हैं, सिरका, ठीक है। चलिए, दूसरा जो एसिड है यहाँ पे वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये किस में मिलता है हमें, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। किस में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में। और सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, लेमन, ठीक है, ऑरेंज, ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। फिर इसके बाद में और भी एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, बटर मिल्क में मिलता है, ठीक है, जिस या फिर हम बोल सकते हैं कर्ड में मिलता है, ठीक है, सॉर मिल्क कह सकते हैं। फिर टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में। टैमरिंड इमली को बोलते हैं, ठीक है, तो टैमरिंड में प्रेजेंट हो गया। फिर इसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, ठीक है, दोनों एक ही हैं। फॉर्मिक एसिड इनका कॉमन नेम है, मेथेनोइक एसिड इनका IUPAC नेम है। तो फॉर्मिक एसिड
ये किस में होता है, एंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक प्लांट होता है, नीटल प्लांट कहते हैं, उसकी लीफ में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। और इन सब की एक खास बात है कि दे ऑल आर वीक एसिड्स, तभी आप इन एसिड्स को टेस्ट कर पाते हैं, और टेस्ट करने के बाद आपको पता चल गया कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिनरल एसिड्स को। मिनरल एसिड में आपको हमने बताया था HCl, H2SO4 और HNO3, और एक और होता है H2CO3, ठीक है। अब अगर इस H2CO3 कार्बोनिक एसिड को अगर छोड़ दिया जाए तो दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो H2CO3 इज़ द ओनली मिनरल एसिड विच इज़ वीक इन नेचर, ठीक है। तो ये तो हो गया एसिड्स का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसिड्स हैं उनको एक और तरीके से हम क्लासिफाई कर देते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, या फिर कॉन्सनट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस, ठीक है। ये एसिड्स और बेसिस का क्लासिफिकेशन है। अब कॉन्सनट्रेटेड एसिड या बेस क्या होता है, वो होता है जिसमें मिनिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो डाइल्यूट बेस और डाइल्यूट एसिड है वो क्या होगा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आप जब एसिड्स या बेसिस को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो प्रिकॉशन क्यों लेना चाहिए, या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब दो तरीके से आप डाइल्यूट कर सकते हैं, उसको समझिए थोड़ा सा। दो तरीके से डाइल्यूट कर सकते हैं। किस तरीके से डाइल्यूट करेंगे, एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप एसिड लीजिए और इसमें वाटर मिलाइए, ठीक है, ये आपने एसिड लिया हुआ है। और दूसरा तरीका क्या है, वाटर ले लीजिए कंटेनर में और उसमें एसिड मिलाइए, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं, चाहे आप एसिड को वाटर में मिलाएं या वाटर को एसिड में मिलाएं, ये दोनों प्रोसेस जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है एसिड और बेस को, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर आप एक कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, अगर आप कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो होगा क्या, तो जो हीट इवॉल्व होगी, देखिए इसको डायग्राम से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एसिड था, सॉरी, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसको इस कंटेनर के अंदर हम ले रहे हैं वाटर, ठीक है, और इधर एसिड ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करोगे, ठीक है, तो जो हीट रिलीज़ होगी, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली रिलीज़ होगी, मतलब धीमे धीमे रिलीज़ होगी। और ये जो हीट जो भी रिलीज़ होगी वो वाटर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जो भी वाटर इसके अंदर प्रेजेंट था वो वाटर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या किया है, एसिड रख लिया है, ठीक है, और उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी हीट रिलीज़ होगी, लेकिन इसमें जो हीट रिलीज़ होगी वो क्या करेगा, वो हीट एट वंस रिलीज़ होती है। कैसे रिलीज़ होती है, एट वंस, मतलब एक साथ रिलीज़ होगी, और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी। तो ये जो लार्ज अमाउंट में हीट है, ये क्या करेगा, ये हीट इस वाटर को जो आपने ऐड किया था एसिड में, उसको कन्वर्ट कर देगा स्टीम में। और नॉर्मली स्टीम में कन्वर्ट नहीं करेगा, एक्सप्लोजिवली कन्वर्ट करेगा, मतलब एक्सप्लोजन के साथ में कन्वर्ट करेगा। इसकी वजह से होगा क्या, जो एसिड है वो स्प्लैश हो सकता है हमारे फेस के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, बर्न्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड ऐड acid drop by drop to water in order to dilute a concentrated acid, ठीक है। हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए। क्लियर है। चलिए, अभी ये जो टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्शन वाला, ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस वीडियो लेसन को देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो आप हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं।